नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी करंट अफेयर मई 2020। और देखिए, यहाँ जो करंट अफेयर डिस्कस होंगे उसमें आपको विजन आईएएस प्लस इनसाइट आईएएस और द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। देखिए, अगर स्पेशली हम एक करंट अफेयर पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि विजन आईएएस मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छा करंट अफेयर है, इनसाइट भी बहुत अच्छा है, बाबा भी बहुत अच्छा है, हिंदू तो है ही सबसे अच्छा, ठीक है। तो देखिए, विजन की अगर हम बात करें तो अगर स्पेशली मई के मंथ की बात करें तो विजन आईएएस में पॉलिटी का जो करंट अफेयर है उसमें सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, ठीक है। इनसाइट में काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, द हिंदू में तो बहुत सारे जो भी न्यूज़ आती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये होगा कि अगर कोई आर्टिकल आपका रह जाता है, विजन उसको कवर नहीं करता है, तो हम उसको इनसाइट से कवर करेंगे। पीआईबी में कोई आर्टिकल आता है और वो लोग नहीं देते तो वो भी आपका कवर होगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके मोस्टली सारे टॉपिक कवर होंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आई, तो देखिए इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है। अगर एक नेशन एक राशन कार्ड, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि कहीं आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आप पर्टिकुलर किसी गांव से वहां बिलोंग करते हैं, तो आप कहीं भी जाके अपना राशन ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या होता है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर विलेज को बिलोंग करते हैं तो वहाँ का जो कोटा कोटा मतलब वहीं जो राशन शॉप जो होती है वहीं पे आप अपना अनाज अपना राशन ले सकते हैं उनसे। अदरवाइज़ बाहर कहीं जाएंगे तो आपको राशन नहीं देगा, ठीक है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड से ये होगा, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा कि आप कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं। ये तो है इस स्कीम के बारे में। और दूसरा देखिए, हम राशन कार्ड के बारे में देखते हैं कि राशन कार्ड आप सभी को पता है, जैसे कि राशन कार्ड जो है एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। हर स्टेट गवर्नमेंट इसको रहती है अपने अपने स्टेट में। और फिर उससे क्या होता है कि जो भी नागरिक या जिन लोगों को ये राशन कार्ड इशू होता है, जैसे एपीएल हो गया, कैटेगरी होती है राशन कार्ड की, एपीएल जैसे अबव पावर्टी लाइन, ठीक है। एक बीपीएल होता है, बिलो पावर्टी लाइन, तो ऐसे कैटेगरी वाइज होता है। तो देखिए, अगर मान लिया आप बीपीएल में आते हैं, एपीएल आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो निर्धारण करते हैं कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो राशन कार्ड का सबसे बढ़िया फ़ायदा यही होता है कि सबसे कम रेट में आपको खाने का जो सामान मिलता है राशन शॉप पे वो मिलेगा, ठीक है। और दूसरा देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इस स्कीम का, इस वन राशन वन नेशन का ये जो एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, कई बार देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। जो पुराने एक्ट होते हैं या 4-5 साल पहले हो चुके हैं और उससे रिलेटेड कोई स्कीम न्यूज़ में आती हैं तो पहले का पूछ लिया जाता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उसमें जैसे कुछ ज़रूरी बातें हैं कि भाई ये बताता है कि जैसे ये ऑपरेट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो दोनों सेपरेटली तो नहीं होता, दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो हर स्टेट में अपना जो राशन है वो पहुंचाती हैं, वहाँ पे जो एफसीआई के गोडाउन होते हैं वहाँ से लेती है और प्रॉपर एक डेजिग्नेशन जो होता है वहाँ पे वो उसको वो पहुँचाती है, डेस्टिनेशन पे पहुँचाती है, ठीक है। तो ये सब काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट क्या करती है, स्टेट फिर ये करती है कि वहाँ पे आइडेंटिफाई करता है फैमिली को कि कौन सी फैमिली इसके लिए एलिजिबल है, पात्र है, किसको क्या राशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चलता है। तो आप एक बार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि उसमें बात करता है कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, जिसको आप टीपीडीएस बोल सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो इस सिस्टम जो होता है इसी एक्ट में मेंशन किया गया है। तो देखिए, इसको 1997 में लॉन्च किया था टीपीडीएस जो है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसको फोकसली मतलब मेनली जो अगर बात करें तो फोकस किया गया था गरीब लोगों के ऊपर, ठीक है। कि जो लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे कि एपीएल और बीपीएल। तो यही बताता है टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि एपीएल जो होता है अबव पावर्टी लाइन और बीपीएल जो है वो बिलो पावर्टी लाइन होता है, ठीक है। फिर अंत्योदय अन्न योजना आती है जिसको 2000 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो एक बार आप एक्ट को बिल्कुल देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आपको विजन आईएएस ने कवर नहीं किया इस आर्टिकल को। तो देखिए, ये आर्टिकल है कि रिवेन्यू ऑफ स्टेट, स्टेट को रिवेन्यू कहाँ से आता है। तो इसमें जो बात की गई थी, एक तो ये न्यूज़ में क्यों था, ये स्पेशली न्यूज़ में इसी वजह से था कि दिल्ली और आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने कुछ एडिशनल चार्ज लगाए शराब के ऊपर, लीकर के ऊपर, ठीक है। लीकर के ऊपर दिल्ली और आंध्र प्रदेश ने कुछ स्पेशल चार्ज लगाए, अराउंड 70 से 75% के आसपास, ठीक है। तो उसी वजह से ये न्यूज़ में आया। और देखिए, अगर हम शराब की, लीकर की बात करें तो देखिए, अल्कोहल
डज नॉट कम अंडर जीएसटी। तो शराब देखिए जीएसटी के अंडर में नहीं आता है, और भी कुछ आइटम है जैसे कि लैंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये जीएसटी के अंडर में नहीं आते हैं। अब देखिए एक्साइज ड्यूटी होता है जो, जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं, ठीक है, और होता भी इनडायरेक्ट टैक्स है एक्साइज ड्यूटी। तो उसको क्या गवर्नमेंट लेती है गुड्स पे, मतलब जो भी वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर सरकार लेती है, ठीक है, और रेस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो वसूलती है और फिर सरकार को जमा होता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी की बात करें तो देखिए कस्टम ड्यूटी जो होता है, ये बेसिक्स हैं इकोनॉमी का। कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोर्टेड आइटम्स होते हैं, बाहर से जो चीज़ को हम आयात करते हैं, है ना, इंपोर्टेड जो होते हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, है ना। दरबार मूव इन JNK, देखिए दरबार मूव इन JNK, अभी आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में रिसेंटली 1 साल हो चुका है, वहाँ पे 370 को हट चुका है, 35A भी हट चुका है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में ये होता है कि 2 राजधानी होती हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, ये आर्टिकल न्यूज़ में इसीलिए है कि कोर्ट का अभी डिसीजन आया था कि इसकी राजधानी एक ही कर दी जाए, ठीक है। क्योंकि एक राजधानी होने से क्या फ़ायदा हो गया कि अगर 2 राजधानी या कैपिटल 2 होती हैं किसी भी स्टेट की, तो जब पूरा मूव करता है, मतलब कि अगर कहीं दूसरी जगह पे फिर कैपिटल को शिफ्ट करते हैं तो बहुत पैसा खर्चा होता है। तो वो जो खर्चा होता है उसको बचा के, जैसे कोविड जैसी प्रॉब्लम है या कोई बेनिफिशियरी वेलफेयर के काम हम कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा पैसा लगा सकते हैं। तो इसी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में था, ठीक है गाइज। और उसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव जो बैंक हैं वो सरफाइजी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके अंडर में आएंगे, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और सरफाइजी एक्ट क्या है, जैसे कि सिक्योरिटाइजेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है वो फाइनेंशियल एसेट्स का, है ना, और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। 2002 का ये एक्ट है सरफाइजी एक्ट। तो आप एक बार एक्ट को देख लेना खुद से, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि उसमें कुछ प्रोविजन है जैसे ऑक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेनली, है ना, तो वो आप एक बार देख लेना। अब हम NGSC के बारे में बात करते हैं। तो देखिए NGSC जो है, आप सभी ने न्यूज़ में सुना है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो देखिए 2015 में क्या होता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि 99th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 और NGSC एक्ट 2014 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब देखिए जजों के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो इससे साफ आपका क्या कहाँ ध्यान जाना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम पे, ठीक है, कि कॉलेजियम सिस्टम क्या आया, क्या जजेस होते हैं। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए, फिर आपको लक्ष्मीकांत उठानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हर बार आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, सिविल सर्विस हो या फिर PCS के एग्जाम हो। तो बिल्कुल ऐसे करके आपको चीज़ें कवर करनी है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि गवर्नर मॉडिफाइड लॉ ऑन फॉरेस्ट राइट। तो देखिए फॉरेस्ट राइट की बात करें तो ये इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है। इकोनॉमी में हम फॉरेस्ट राइट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम गवर्नर की बात करें तो देखिए हमारा जो, चलो आप कमेंट करके, अगर आपको पता है तो पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बताता हूँ कि 5वां जो हमारा शेड्यूल है वो बात क्या करता है। देखिए हमारे संविधान का जो 5वां शेड्यूल है वो बात करता है कि प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। किस एरिया को छोड़ के, AMTM दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनको छोड़ के, ठीक है। 5th शेड्यूल बात करता है। और 6th शेड्यूल क्या बात करता है, वो बात यही करता है कि प्रोविजन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन स्टेट ऑफ AMTM दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है गाइज। तो ऐसे आप शेड्यूल भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली एक PCS का कोई एग्जाम था उसमें 9th शेड्यूल पूछा हुआ था, है ना, रिसेंटली अभी इसी मंथ एग्जाम था। तो आप ऐसे करके चीज़ों को ध्यान रखिए, कुछ नहीं छूटेगा कहीं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो देखिए डिलिमिटेशन का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को लिमिट करना, फिक्स करना, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। तो इसको अपॉइंट, मतलब डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है साहब, ठीक है। और इनेक्ट कब किया गया था, 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन जैसे इनेक्टेड है 1952। और देखिए अभी तक इसको 4 बार किया जा चुका है। 1952 में हुआ था, 1963 में हुआ था, 73 में हुआ था और 2002 में, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन क्यों होता है डिलिमिटेशन कमीशन, देखिए साहब, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन का, नंबर 2 फेयर डिवीजन हो ज्योग्राफिकल एरिया का, नंबर 3 वन वोट वन वैल्यू प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपको ध्यान आना चाहिए आर्टिकल नंबर 82, 82 आर्टिकल, क्या है 82 आर्टिकल,
कि पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकता है हर आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। और आर्टिकल 170 भी यही बात करता है, ठीक है, कि स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं लिमिट किया जा सकता है हर सेंसस के बाद में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल में यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाया, लेकिन वो है नालसा। दैट इज, आप सभी को पता है नालसा क्या है। नालसा क्या है? नालसा एक लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या काम करता है? देखिए सबसे पहले तो इसको 1987 में के एक्ट से इसको लीगल सर्विस अथॉरिटी जो एक्ट है उससे इसको इनेक्ट किया है 1987, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक न्यायदीप है, न्यायदीप है, वो ऑफिशियल न्यूज़लेटर है नालसा का, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज कर सकता है लोक अदालत, ठीक है, नालसा। और नालसा क्या कर सकता है? नालसा आपकी हेल्प कर सकता है। क्यों भाई? देखिए आप जस्टिस, अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप न्याय आपको मिलेगा, आप न्याय से वंचित नहीं रह सकते, ठीक है। इसीलिए ये एक्ट है और कोई भी सिटीजन मतलब न्याय से अछूता नहीं रह सकता, आपको न्याय बिल्कुल मिलेगा। उसीलिए है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिकली अगर आप वीक हैं, डिसेबल्ड हैं इकोनॉमिकली, तो ये आपकी हेल्प करेगा, आपको सब सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ देखिए नालसा के साथ क्या है, ये सब बातें जब होती है जस्टिस की, इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, तो देखिए आर्टिकल 39 कैपिटल ए आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये किस में आता है? डीपीएसपी में आता है या किस में आता है, ये पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल नंबर 14 ध्यान आना चाहिए, आर्टिकल नंबर 22 क्लोज 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को रिलेट करके आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ऐसे करेंगे, जैसे देखिए अभी रिसेंटली क्या न्यूज़ में चल रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से बात चल रही है कि भाई दिल्ली का एयर जो है ना वो ख़राब होता जा रहा है। तो आपको क्या ध्यान आना चाहिए? CPCB। क्या है CPCB? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किस एक्ट के अंडर में? वाटर एक्ट के अंडर में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे होती हैं पढ़ाई करने की, ठीक है। और फिर क्या है, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले ही NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो भी ऐसे मैटर को देखती है जो हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो NGT देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब इस्टेब्लिश किया गया था? पता होना चाहिए, 10 साल हो चुके हैं अभी उसको, ठीक है। और फिर क्या आना चाहिए? NGT से आपको बिल्कुल ध्यान आना चाहिए कि कौन से क्या मामले में ये इंटरफेयर कर सकता है, क्या कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके गाइज अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं छूटेगा आपको, ठीक है। और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल सजेशन, सुझाव, कमेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं। हैव ए ऑसम डे।